भी हमारे देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो एक बात प्रमुखता से उठाई जाती है कि खासकर पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो राइस और वीट के साइकिल में फंसे हुए हैं, इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से लैंड की डेप्रिसिएशन हो रही है, जो इसमें डिवर्सिफिकेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में वो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे ये समझने की कि ऐसा आखिर क्यों है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपर्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स सारे ये कह रहे हैं कि हम ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या किसान मूर्ख है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है? वो क्यों गेहूं और चावल के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरी फसलों की तरफ नहीं देख रहा है? सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी सेंस में और मैं हूं सुखप्रीत सिंह। दोस्तों, ये बात बार बार उठाई जा रही है कि किसान को गेहूं और राइस की फसल छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ देखना चाहिए और दूसरे जो विकल्प हैं उनको अपनाना चाहिए। इसको समझने के लिए हमें कुछ और चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि मान लो अगर आपको जॉब करनी है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको 4 महीने बाद एक मिनिमम सैलरी की कमिटमेंट होगी, उसके बाद जो आप मेहनत करोगे उसके हिसाब से आपको बोनस वगैरह मिलेंगे। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको कोई मिनिमम सैलरी की कमिटमेंट नहीं होगी, आपको सैलरी 4 महीने बाद मिलेगी, लेकिन वो कितनी मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि उस कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट में उसका प्रोडक्ट कितना बिका है। तो उसका आपकी मेहनत से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। हो सकता है कि आपको मैक्सिमम सैलरी जो मिले वो फिक्स सैलरी से 3 गुना ज़्यादा हो, उसके बराबर हो, बिल्कुल भी ना मिले, या फिर आपको अपनी जेब से पैसे कंपनी को देने पड़े, मतलब आपको एक लॉस हो जाए। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर आपको कोई बिज़नेस करना है, ऐसा बिजनेस जिस पे आपकी लाइवलीहुड डिपेंड करेगी, आपको अपनी फैमिली को पालना है उस बिज़नेस से, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें आपको ये मालूम है कि आपका जो बिज़नेस है उससे कुछ जो आउटपुट होगी वो एक फ़िक्स इनकम इंश्योरेंस है, या फिर आपको पता है कि उस जो आपका प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसकी मार्केट में डिमांड है और आपका बिज़नेस सस्टेन कर जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास ऐसी ऑप्शन है, आपको कोई पता नहीं है वो उस मार्केट में उसका रिस्पांस क्या रहेगा, आपकी सर्विस का आपको नहीं पता है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में आपको क्या प्राइस मिलेगा, फाइनली आपको कितना बेनिफिट होगा, प्रॉफिट कुछ नहीं पता है। आपको इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव है, आपको स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए उसके लिए, सोफिस्टिकेटेड टूल्स चाहिए उसके लिए। तो आप कौन सा बिजनेस करना प्रेफर करोगे? मेरा तीसरा सवाल उन लोगों के लिए है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है और आपको जो 3-4 या 6 महीने बाद जो सैलरी मिलेगी वो उस प्रोजेक्ट की आउटपुट पे डिपेंड करेगी, बेनिफिट रियलाइजेशन पे डिपेंड करेगी। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके बेनिफिट रियलाइजेशन की आपको एश्योरेंस है, आपको पता है कि उसके बेनिफिट इतने टाइम में मिल जाएंगे, इतना बेनिफिट होगा। दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके बेनिफिट रियलाइजेशन का कुछ अता पता नहीं है, आपको नहीं पता है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सोफिस्टिकेटेड टूल्स चाहिए, हाई स्किल चाहिए, लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट होगा और उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आप कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहोगे? आइए समझते हैं कि किसान गेहूं के अलावा दूसरी फसलें बेचना प्रेफर क्यों नहीं करता। आप मेरे पीछे दे सकते हैं, मेरी दाईं तरफ एक गेहूं की फसल है और मेरी बाईं तरफ एक आलू की फसल है। दोस्तों, आलू एक वो वेजिटेबल है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो फार्मर के लिए ये नियरेस्ट एक ऑप्शन है अपने खेत में उगाने के लिए, क्योंकि इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनकी सीडिंग की। गेहूं की सीडिंग बहुत आसान है दोस्तों, इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड स्पेशल टूल्स नहीं चाहिए। जो बेसिक टूल फार्मर्स के पास होते हैं उन्हीं के थ्रू ही इसकी सीडिंग की जा सकती है। दूसरी तरफ आपको स्पेशल टूल चाहिए होते हैं आलू की खेती करने के लिए, सीडिंग के लिए स्पेशल टूल चाहिए होते हैं, बहुत लेबर इंटेंसिव काम है ये। और हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स हैं, उनको डायरेक्टली आलू के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, उनको टायर्स मॉडिफाई करने पड़ते हैं, उनको पतले वाले टायर लगाने पड़ते हैं जो कि हर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं रिस्क की। जो रिस्क है वो बहुत कम है गेहूं में एज़ कम्पेयर टू पोटैटोज़, बिकॉज आलू का जो रेट रहेगा मार्केट में किसान को कुछ उसका आता पता नहीं है। हो सकता है कि उसको गेहूं के मुकाबले 3 गुना प्रॉफिट हो जाए और जहाँ फिर उसकी पूरी लागत जो है वो मिट्टी में मिल जाए। हमने कई बार देखा है कि किसानों को, आपने आलू की फसल है जो
रेट ना मिलने की वजह से सड़क पर फेंकना पड़ता है। जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास ये रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, लेकिन हमारे देश के जो ज़्यादातर किसान हैं वो छोटे हैं, उनकी जोत कम है, वो ये रिस्क नहीं ले सकते। वो सेफ फसलों की तरफ जाते हैं ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसलिए इसका जो श्योरिटी नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। जैसे हमने पहले बात करी है कि प्राइस इंश्योरेंस गेहूं में है बिकॉज ऑफ MSP। पंजाब और हरियाणा में मंडी सिस्टम बहुत अच्छा होने की वजह से किसान को एक अंदाज़ा रहता है कि उसकी जो फसल है खेत में कितनी आउटपुट होगी और उसको मंडी में क्या रेट मिलेगा। इस हिसाब से वो अपने इनपुट कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट का पूरा एक वर्क कर सकता है, अपना बजट बना सकता है। जबकि आलू में ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकता। जो गेहूं की हार्वेस्टिंग है वो बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू पोटैटोज़, क्योंकि गेहूं का बड़े हार्वेस्टर्स आते हैं, बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाती है। वो सीधा हार्वेस्ट करके जो गेहूं का जो प्रोडक्ट है, जो दाने हैं, उनको ट्रॉली में डाल देते हैं और ट्रॉली किसान अपने मंडी में ले जाता है। उसके कंपैरिजन में जो आलू की हार्वेस्टिंग है बहुत स्लो है। जो हार्वेस्टर आते हैं वो एक दिन में ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते। इसलिए जिस तरह से गेहूं के लिए हार्वेस्टर, एक किसान हार्वेस्टर अगर किसी के पास है तो एक दिन में बहुत सारे किसानों के जहां वो हार्वेस्टिंग कर सकता है, जो कि आलू में पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर किसी किसान को बड़े पैमाने पे आलू की खेती करनी है तो वो उसको अपने टूल्स लेने पड़ेंगे। अब जो टूल्स की बारी आती है दोस्तों, तो टूल्स जो यूज़ होते हैं आलू की खेती में वो बहुत महंगे होते हैं और उनका इस्तेमाल पूरे साल में सिर्फ 10 या 12 दिन के लिए होता है। बाकी सारा साल वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो एक तरह के वो संक कॉस्ट बन जाती है। अब ये सारा जानने के बाद दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर किसान के पास एक ऑप्शन हो गेहूं उगाने की और आलू उगाने की, वो किसको प्रेफर करेगा? दोस्तों अब ये तो हमने समझने की कोशिश कर ली कि किसान के लिए गेहूं का उगाना आलू के उगाने से बहुत ही आसान है, उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन है एक स्टडी इनकम के लिए। अब दोस्तों बारी आती है ये जानने के लिए कि इसका सलूशन क्या है। जो इस चीज़ का सलूशन है वो सरकार के ही एक दूसरे कानून में छुपा हुआ है जिसका नाम है GST। जब GST के बारे में सोचा जा रहा था, स्टेट से बात की जा रही थी, बहुत सारी स्टेट जो प्रोडक्शन स्टेट्स हैं उनका एक डर था कि क्योंकि GST एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, जो स्टेट प्रोड्यूस करती हैं उनका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। तो सरकार ने अपने कानून में प्रोविज़न किया कि जो स्टेट्स को लॉस होगा GST इम्प्लीमेंट करने की वजह से, उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जो वही सलूशन दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेबल है कि सरकार किसान को दूसरी फसलों के तरफ मूव करने के लिए इंसेंटिव दे, जो उनके लॉसेज हों तो उनकी वो भरपाई करे, जिस तरह वो स्टेट गवर्नमेंट्स की कर रही है GST के केस में। दोस्तों अगर आपके घर में सब्जियां आ रही हैं, दालें आ रही हैं और दूसरी तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं जो खेत में उगती हैं, तो इसका मतलब कि किसान दूसरी फसलों को भी ट्राई करता है, लेकिन जब उसको मार्केट साथ नहीं देती, उसको 1-2 साल तो बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। सनफ्लावर पंजाब में किसानों ने ट्राई किया, पहले 2-3 साल बहुत अच्छा प्राइस मिला, लेकिन उसके बाद उसको प्राइस अच्छा नहीं मिला। इसी तरह किसानों ने पुदीने के लिए ट्राई करा, 2-3-4 साल बहुत अच्छे प्राइस मिले, लेकिन उसके बाद उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही थी। तो किसानों ने उन फसलों को छोड़ के अपनी जो रवायती फसलें हैं गेहूँ, चावल, उनकी तरफ रुख कर लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो किसान है वो नई चीज़ ट्राई करने से डरता नहीं है, वो किसी भी रिसर्च स्कॉलर से कम नहीं है। उसके खेत लेबॉर्ट्री की तरह है, वो वहाँ एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन जब मार्केट उसका साथ नहीं देती है तो उसको वापस अपनी रवायती फसलों की तरफ आना पड़ता है। अंत में दोस्तों देसी सेंस यही कहती है कि जो किसान है वो भी इंसान है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी लायबिलिटीज़ हैं, उसको भी बच्चों के स्कूल भेजना है, उसको भी अपने मेडिकल के खर्चे करने हैं, जो कि सिर्फ अन्नदाता कहलाने से पूरे नहीं हो सकते। जिस तरह हमारे देश में हर नागरिक को ये हक़ है कि वो अपनी मनचाहा व्यापार कर सकता है, वो अपना मनचाहा काम कर सकता है, उसी तरह ये किसान को भी हक़ है कि अपने खेत में मनचाही फसल उगा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले कि आखिर जो कहा जा रहा है, जो किताबों में लिखा जा रहा है, जहाँ जो एक्सपर्ट बंद कमरों में बैठकर कह रहे हैं और ज़मीनी हकीकत में कितना फ़र्क है। धन्यवाद।